नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोगों ने ब्याज पर पैसे लेकर इन्वेस्टमेंट किया था। ये कंपनी 115 के पीई पर लोगों को टीसीएस या इन्फोसिस के मुकाबले सस्ती लगती थी। लेकिन आज जब इस कंपनी का पीई 33 है तो लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? याद कीजिए 2021 का वो दौर जब हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी शेयर के चर्चे थे। मतलब उसको इतना बेचा गया कि आपको पता ही नहीं चला कि इस दाम पर यह शेयर सस्ता है या महंगा। जी हां, हम आज बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड की। ये वीडियो मेरे उन निवेशक दोस्तों, भाइयों और बहनों के लिए है जो किसी टिप या इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर बुरी तरह से इस कंपनी में फंस गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें या तो फंडामेंटल समझ में नहीं आता या वे अभी मार्केट में नए आए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम आपको बिना किसी फीस के ये सब डिटेल में समझाएंगे। आपको एकदम सरल भाषा में फंडामेंटल सिखाएंगे, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तभी। हम चाहते हैं कि आप किसी भी टिप या बहकावे में ना आकर स्वयं से कंपनी का विश्लेषण करने के बाद ही उसमें निवेश करें। लेकिन ये याद रखें कि फंडामेंटल कठिन नहीं बल्कि बोरिंग होता है। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत में आप हमें अपना कीमती फीडबैक जरूर देंगे ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स को 1500 रुपए या 1580 रुपए के भाव पर खरीदा था तो आज आपका पोर्टफोलियो लाल रंग में रंगा होगा और आपने 1 लाख रुपए को 26,000 में बदलते देखा होगा। ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई 1580 रुपए से गिरकर लगभग 409 रुपए पर आ गया है, यानी पूरा 74% का क्रैश। लोग कह रहे हैं मार्केट गिरा इसलिए शेयर गिरा। आज हम चेक करेंगे कि क्या सच में ऐसा है या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है। आज हम लगभग 18 पैरामीटर चेक करेंगे और देखेंगे कि माजरा क्या है। डरिए मत, हर मुश्किल शब्द का मतलब एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज सिर्फ न्यूज नहीं, नॉलेज मिलेगी। चैप्टर 1, भाव। केम के भाव भगवान छे। पहला, पीई रेशियो, मतलब कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए आप उसे आज कितने रुपए देने को तैयार है। ये शेयर अभी 33 के पीई पर है, जबकि सच्चाई ये है कि इस वक्त पूरी आईटी इंडस्ट्री का औसत पीई 25.6 चल रहा है। यानी ये अपने सेक्टर से अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसे सस्ता समझने की गलती मत करना। दूसरा, प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब आज कंपनी बंद हो जाए और सब कुछ बेच दिया जाए तो जो पैसा मिलेगा वो प्राइस टू बुक रेशियो कहलाएगा। आज ये 4.14 है, यानी शेयर का दाम 4 गुना ज्यादा है। तीसरा, डिविडेंड यील्ड, मतलब शेयर प्राइस का कितना परसेंट हिस्सा कंपनी आपको वापस कैश के रूप में देती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.41% है, जबकि सेक्टर का एवरेज सिर्फ 0.58% है। यानी ये सेक्टर से डबल डिविडेंड दे रहे हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। चैप्टर 2, ग्रोथ। रूल कहता है कि अगर धंधा नहीं बढ़ेगा तो शेयर ऊपर कैसे जाएगा। पहला, सेल्स ग्रोथ, मतलब पिछले साल के मुकाबले माल कितना ज्यादा बिका। Q2 526 में ये लगभग 9.9% है। यहां बड़ी गिरावट है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो पहले 28% थी, वो अब गिरते गिरते ताजा क्वार्टर में सिर्फ 9.9% रह गई है। इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दूसरा, प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट बढ़ा या घटा। इस कंपनी का मुनाफा लगभग 9% बढ़ा है, लेकिन Q1 में ये 12% था, अब 9% है। यानी ये माल तो कम स्पीड से बेच रहे हैं, लेकिन खर्चा बचाकर प्रॉफिट मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इसकी स्पीड कम हो गई है। ये एक ठीक ठाक संकेत है। तीसरा, अर्निंग्स पर शेयर, मतलब एक शेयर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया। पहले ये 14 रुपए होता था, अब गिरकर 12.8 रुपए पर आ गया है। यानी कमाई स्टेबल है पर बढ़ नहीं रही है। चैप्टर 3, एफिशिएंसी। क्या कंपनी आपके पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है? यहां सबसे बड़ा खेल हुआ है। पहला, आरओई, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी ने कितने परसेंट रिटर्न कमाया। 2021 में यह 42% था, आज गिरकर सिर्फ 12.6% रह गया है। यानी इस कंपनी की एफिशिएंसी क्रैश हो गई है। पैसा तो लगा है पर रिटर्न नहीं बन रहा। दूसरा, आरओसी, मतलब खुद का पैसा और उधार का पैसा दोनों मिलाकर कितना रिटर्न मिला।
ये पहले कभी 35% हुआ करता था, जो अब केवल 15% रह गया है। यानी पैसा उस रफ्तार से नहीं बन रहा। तीसरा, ओपीएम, मतलब 1 रुपए का माल बेचने पर खर्चे काटने के बाद जेब में कितना बचा। 25% से गिरते गिरते 16.8% रह गया है। मार्जिन पर दबाव है। चौथा, एसेट टर्नओवर रेशियो, मतलब 1 रुपए की एसेट से कितने रुपए की सेल्स निकाली। पहले ये 1.5 के आसपास था, अब 0.74 है। यानी इन्होंने उधार के पैसों से नई कंपनियां तो खरीद लीं, पर उनसे अभी सेल्स पूरी तरह से नहीं निकल पा रही। चैप्टर 4, कर्ज का जाल। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। गिरावट का असली कारण यही है। पहला, टोटल डेट। मार्च 2024 में ये 512 करोड़ हुआ करता था। सिर्फ 1.5 साल में कर्जा 1274 यानी 2.5 गुना बढ़ गया है। ये कर्ज ग्रोथ के लिए लिया गया है, लेकिन बोझ बहुत ज्यादा है। दूसरा, डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब खुद के 1 रुपए के सामने कितना उधार है। लेटेस्ट डेटा 0.78 है, यानी ये अभी कंट्रोल में है, पर ये लगातार बढ़ रहा है। कुछ साल पहले ये 0.3 था। तीसरा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कंपनी अपनी कमाई से ब्याज कितनी आसानी से भर सकती है। 2022 में ये 31 था, लेकिन आज गिरकर 3.76 रह गया है। मतलब पहले ईएमआई भरने के बाद बहुत पैसा बचता था, अब कमाई का बड़ा हिस्सा बैंक को ब्याज देने में जा रहा है। ये एक रेड फ्लैग है। चैप्टर 5, कैश फ्लो, यानी जेब में असली रोकड़ा कितना है। प्रॉफिट सिर्फ कागज पर हो सकता है, लेकिन कैश असली होता है। पहला, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। मार्च 2025 में ये 236 करोड़ था। ये एक गुड न्यूज है। चलो, कम से कम बिजनेस से कैश अभी भी आ रहा है, कंपनी कंगाल नहीं है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल डेज, मतलब धंधा चलाने के लिए जेब से लगा हुआ पैसा। ये नेगेटिव 119 है। इसका मतलब है कंपनी अपने वेंडर्स को पैसा बहुत देर से चुका रही है और अपने क्लाइंट से पैसा लेकर बिजनेस में घुमा रही है। ये कंपनी के लिए जुगाड़ है और पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन वेंडर्स के लिए बुरी खबर है। तीसरा, डेटर डेज, मतलब माल बेचने के बाद पैसा वापस आने में कितने दिन लगते हैं। पहले 50 दिन लगते थे, अब 63 दिन लग रहे हैं। यानी पैसा क्लाइंट के पास फंस रहा है। चैप्टर 6, मालिक का विश्वास। पहला, प्रमोटर्स होल्डिंग, मतलब कंपनी के मालिक की शेयर में कितनी हिस्सेदारी है। जितनी ज्यादा उतना अच्छा। प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा 53% से घटाकर 44% कर दिया है। रूल कहता है कि जब कैप्टन ही जहाज से उतर रहा हो तो पैसेंजर को अलर्ट रहना चाहिए। चैप्टर 7, एफआईआई होल्डिंग, मतलब विदेशी इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी कितनी है। विदेशी इन्वेस्टर्स ने थोड़ा माल उठाया है। ये 5.33% से बढ़कर 5.39% हो गया है, जो एक अच्छी बात है। और अंत में अब करते हैं फाइनल फैसला। तो दोस्तों, आज हमने लगभग 18 पैरामीटर पर इस कंपनी को चेक किया है। पॉजिटिव में डिविडेंड अच्छा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, एफआईआईज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, प्रॉफिट गिर नहीं रहा है। जबकि नेगेटिव में सेल्स ग्रोथ गायब है, कर्जा 2.5 गुना हो गया है, ब्याज का बोझ बढ़ गया है और प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं। आप इस एनालिसिस से यह अंदाज लगा सकते हैं कि ये शेयर अभी भी रिकवरी के मूड में नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल अभी बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है। लेकिन आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये स्टॉक अपने फेयर वैल्यू के आसपास है। आप अभी Q3 526 के नतीजों का इंतजार कर सकते हैं। आप हमारे इन सभी पॉइंट में नया डेटा फीड करके चेक करें। अगर रिजल्ट पॉजिटिव लगता है तो आप अपने एडवाइजर से राय मशवरा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमारे जो निवेशक बंधु अभी इसमें फंसे हैं, वो अभी इसके फंडामेंटल के सुधरने का इंतजार करें। अगर आपको हमारी टीम की ये डीप डाइव फंडामेंटल रिसर्च क्लास पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक से हमारी टीम को ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।